स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है और टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आज बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपका बनता रहे। तो टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव के बारे में अध्ययन किए थे। जब प्रकाश का जो किरण है कोलाइडी विलयन के अंदर गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पथ है वह चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देती हैं, उसे टिंडल शंकु कहा जाता है और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। मतलब जब प्रकाश का जो किरण जो है किसी कोलाइडी विलयन में जब गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पथ होता है, मतलब रास्ता होता है, वह चमकीले शंकु में दिखाई देता है। इस शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। इस शंकु को क्या कहेंगे? टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। कितना आसान है। आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसका खोज टिंडल ने की थी। मतलब टिंडल प्रभाव का खोज किसने की थी? तो टिंडल ने की थी। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यह जो बना हुआ है कोलाइडी विलयन है। यह जो इसमें बना है क्या है? यह कोलाइडी विलयन है और अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब इसको देखा जाता है और यहाँ जो है प्रकाश के किरणें जब इसके अंदर गुजरता है तो चमकीले शंकु, यह जो आकार यहाँ से बना है और ऐसे आकार बना है तो यह शंकु के आकार का है। तो यह शंकु बना है और इस शंकु का नाम क्या है? टिंडल शंकु है। और इस प्रभाव का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो टिंडल ने हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि यह कोलाइडी विलयन है और ये अंधेरा जो इसके अंदर देख रहे हैं अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसके ऊपर से यहाँ से जब देखा जाएगा तो इसके अंदर जो है शंकु के आकार का इसमें टिंडल शंकु बनता है। इस शंकु को ही क्या कहेंगे? टिंडल शंकु कहा जाता है। यह शंकु कब दिखाई देगा? जब यहाँ से प्रकाश किरण इसके अंदर गुजारा जाता है तो इसके अंदर एक शंकु के आकार की आकृति दिखाई देता है और इस शंकु को क्या कहेंगे? टिंडल शंकु कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा और इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो परिभाषा आपको क्या है, इस चित्र में ही छिपा हुआ है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टिंडल प्रभाव आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोलाइडी विलयन के अंदर जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह जब प्रकाश जब इसके अंदर गुजरता है तो शंकु का आकार इसमें बनता है। उस शंकु को टिंडल शंकु कहा जाता है और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे हार्डी सुलजे का नियम। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि हार्डी सुलजे का नियम क्या है। तो जर्मनी के हार्डी तथा सुलजे, ध्यान दीजिएगा, हार्डी और सुलजे जो हैं अलग अलग हैं। हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा अस्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिन्हें हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो यहाँ नोट कर लीजिए, जर्मनी में हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा अस्कंदन का अध्ययन, किसका अध्ययन? अस्कंदन का अध्ययन किया, अस्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। तो जर्मनी में हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा किसका अध्ययन? अस्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। अब इनका नियम क्या था? अब यह समझेंगे अब कि इनका नियम जो है क्या है। तो इस नियम के अनुसार, अब यहाँ नोट करेंगे, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे? तो इस नियम के अनुसार अब ध्यान देंगे इनके नियम क्या थे। अब एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट जरूर कीजिए। तो विपरीत आवेश युक्त मतलब विपरीत आवेश मतलब प्लस माइनस जो है विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती हैं, जितनी क्या होती हैं? अधिक होती हैं उसकी साल, आगे चल के हम लोग साल भी पढ़ेंगे, उसकी साल का अस्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है, अधिक होती हैं। तो यह जो नियम बना है हार्डी सुलजे का नियम है। तो एक बार और समझेंगे। तो विपरीत आवेश युक्त आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होती हैं उसकी साल का अस्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही क्या होंगी? अधिक होती हैं। किसका नियम है? हार्डी सुलजे का नियम कहलाती हैं। हार्डी सुलजे का नियम कहलाती हैं। तो इस नियम कहलाती हैं। तो यह नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संयोजकता जितनी अधिक होती हैं साल का अस्कंदन की शक्ति भी उतनी ही क्या होंगी? अधिक होती हैं। हार्डी सुलजे का नियम कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे क्या है?
अब जैसे जो है, जैसे यहाँ एन ए का मतलब सोडियम, सोडियम के ऊपर अगर +1 चार्ज है, इससे बड़ा जो है एम जी के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस जो है 2 चार्ज हो जाएगा। अब इससे जो है एल के ऊपर क्या होगा, +3 चार्ज हो जाएगा। ये किनका नियम है, बढ़ते क्रम में जो हुआ है, किनका नियम है, हार्डी सोल्जे का नियम है। यहाँ 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज हो जाएगा। अब ऐसे अगर माइनस पे देखा जाए तो सी एल के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। फिर लिखेंगे यहाँ पर SO4 के ऊपर क्या होता है, 2 माइनस होता है। और इससे जो है PO4 के पावर क्या होगा, तो 3 माइनस होता है। तो 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, यहाँ 1 प्लस, 2 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस। ये किनका नियम है, तो यह हार्डी सोल्जे का नियम है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्षण क्या होता है। यह भी क्वेश्चन जो है IMP है, रक्षण या रक्षी कोलाइड क्या है। तो अब रक्षण की परिभाषा को समझेंगे। तो किसी द्रव विरोधी कोलाइड, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड, देखिए द्रव विरोधी कोलाइड में क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिला देने पर, मतलब थोड़ा सा मात्रा मिला देने पर इनका अस्तित्व बढ़ जाता है। तो किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की जब अल्प मात्रा जब मिला देते हैं तो उसका क्या होता है, अस्तित्व जो है बढ़ जाता है। और अर्थात इनका स्कंदन घट जाता है। स्कंदन क्या होता है, घट जाता है। स्कंदन घट जाता है। कितना आसान है। यह घटना रक्षण कहलाती है। घटना क्या कहलाती हैं, रक्षण कहलाती हैं। तो रक्षण का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा जब मिला देते हैं तो उसका अस्तित्व जो है बढ़ जाता है, अर्थात इसका स्कंदन घट जाता है। तो यह घटना रक्षण कहलाती है तथा द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। तथा द्रव स्नेही जो कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहेंगे, रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहा जाता है। रक्षी कोलाइड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा रक्षण क्या है, कितना आसान परिभाषा है। तो उदाहरण लिख सकते हैं कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देने पर, तो यहाँ जैसे लिख लीजिए, जैसे रक्षण कैसे होगा, तो जैसे लिख लेंगे कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देना। तो उदाहरण क्या है कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देना जो है क्या कहलाएगा, रक्षण कहलाता है। तो रक्षण का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संख्या। स्वर संख्या क्या होता है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आईएमपी माना जाता है। तो इसका उत्तर जो है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड का सर्वरांक उसका मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थित में 10 ml मतलब 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% NaCl मतलब नमक बिलियन को 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, स्वर संख्या कहलाता है। तो स्वर संख्या का अर्थ यह हुआ कि जब द्रव श्रेणी कोलाइड में उसकी जो मिलीग्राम में न्यूनतम भार होता है और उसमें उपस्थित जो है 10 ml मतलब 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% नमक का विलयन को 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, स्वर संख्या कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी स्वर संख्या का जो है यह परिभाषा अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब इसका उदाहरण समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी 2 कॉलम बना लीजिएगा। पहला कॉलम लिखिएगा द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा लिखिएगा सर्वरांक। तो इसमें जो है जिलेटिन का जो स्वर संख्या कितना होता है, तो 0.005 से लेकर के 0.05 के बीच में होता है। और हीमोग्लोबिन का जो है स्वर संख्या कितना होता है, तो 0.01 होता है। और एल्बुमिन में कितना होता है, तो स्वर संख्या 0.10 होता है। गोद में कितना होता है, तो 0.15 से 0.25 तक होता है। स्टार्च में जो है स्वर संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस मान को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो पायस एक ऐसा कोलाइड है जिनकी प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, पायस कहलाते हैं। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ऐसा कोलाइड जिनकी प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं, उसे पायस कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण कर दिया जाएगा तो क्या बन जाता है, पायस बनता है, क्रीम है। तो यहाँ उदाहरण लिख लेंगे या जैसे लिख लेंगे, जैसे दूध और पानी का मिश्रण, दूध तथा पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, यह क्या बनेगा, तो पायस बन जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्रीम। तो पायस क्या है, जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हों, द्रव होते हैं, उसे पायस कहते हैं। अब पायसीकरण क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। पायसीकरण, पायसीकरण क्या होता है, पायसीकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। 2 द्रव को आपस में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पायसीकरण कहलाता है। मतलब इसमें 2 द्रव रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 द्रव, 2 द्रव को आपस में मिलाकर, आपस में क्या करके मिलाकर कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन बनाने की, कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया पायसीकरण कहलाता है, पायसीकरण
करण कहलाता है। कितना आसान ये भी परिभाषा है। दो द्रव आपस में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। मतलब इसमें दो द्रव को आपस में अगर मिला दिया जाए और कोलाइडी विलयन बना दिया जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाइसीकरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पायस के प्रकार। पायस कितने प्रकार के होते हैं? तो पायस जो है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ नोट कर लेंगे पायस के प्रकार। पायस के प्रकार। तो अब यहाँ नोट करने के बाद से तो अब यहाँ लिखेंगे कि पायस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पायस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पायस दो प्रकार का होता है। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका प्रकार भी आप लोग को याद हो जाएगा। पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा। पहला है जल में तेल प्रकार का पायस। जल में तेल प्रकार का पायस। तेल प्रकार का पायस। पहला क्या है? जल में तेल प्रकार का पायस। दूसरा जो है, बस देखिए तेल में जल में तेल प्रकार। अब यहाँ उल्टा कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे तेल में जल प्रकार का पायस। कितना आसान है, बस बनाना सीखना है कि कैसे यह परिभाषा बनेगा। अब परिभाषा को समझेंगे। तो यहाँ प्रकार आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जल में तेल और यह क्या है? तेल में जल। प्रकार का क्या होता है? पायस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल में तेल प्रकार का पायस क्या कहलाता है, इसके बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे जल में। तो जल में तेल प्रकार का पायस क्या है? बहुत आसान है, बनाना सीखना है कैसे इसका परिभाषा को बनाया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तेल, पहले इस पे ध्यान देंगे। तेल प्रक्षिप्त प्रवस्था। तेल क्या है? प्रक्षिप्त प्रवस्था। और जल जो है परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता हो तो जल में तेल प्रकार का पायस कहलाता है। मतलब ऐसा पायस जिसमें तेल जो है किसका प्रवस्था हो? तो प्रक्षिप्त प्रवस्था हो और जल जो है परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता हो तो जल में तेल प्रकार का पायस कहलाता है। अगर जल में तेल प्रकार का पायस का परिभाषा आपको याद हो गया तो आपको तेल में जल प्रकार का पायस भी आपको परिभाषा याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। ऐसा पायस जिसमें तेल प्रक्षिप्त प्रवस्था। तेल कौन सा अवस्था रहेगा? प्रक्षिप्त प्रवस्था। तथा जल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। माध्यम का कार्य करता है उसे जल में तेल प्रकार का पायस कहते हैं।
तो परिभाषा आपको बनाना है, कैसे परिभाषा बनेगा सीखना है। तो जैसे आप जैसे जल में तेल प्रकार है, तो तेल को ध्यान देंगे, तेल को प्रक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे और जल को क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम का अगर कार्य करता है तो उसे जल में तेल प्रकार का पायस कहा जाता है। एकदम सेम इसका अगर उल्टा लिख दिया जाए, मतलब तेल को हटा करके इसके जगह पे जल लिख दें और जल को हटा करके उसके जगह पे क्या लिख दें, तेल लिख दें, तो क्या बन जाएगा, तेल में जल प्रकार का पायस हो जाएगा। तो परिभाषा थोड़ा सा इस परिभाषा में बदलेंगे, बस तेल के जगह पे जल और जल के जगह पे तेल हो जाएगा, तो अगला परिभाषा जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ लिख देंगे जैसे जो है दूध, जैसे क्या है, अब यहाँ लिख लेंगे दूध। जल में तेल प्रकार का पायस क्या है, दूध है। अब क्योंकि, अब दूध क्यों है, तो लिख लेंगे क्योंकि दूध में क्या होता है, दूध में वसा के कण होते हैं। दूध में वसा मतलब उस क्या हो गया, तेल उसको कहा जाएगा। वसा के कण जल में परिक्षिप्त रहते हैं। तो एग्जाम्पल आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए कि दूध है क्योंकि दूध में वसा के जो कण होते हैं वह जल में क्या होते हैं, प्रक्षिप्त रहते हैं। तो अब दूसरा परिभाषा आपसे विद्यार्थी चाहे तो बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे तो मेरे परिभाषा को आप नोट करते चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तेल में जल प्रकार का पायस। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब जल क्या हो जाएगा, तो जल जो है प्रक्षिप्त प्रवस्था होगा और तेल जो है परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे ऐसा माध्यम, ऐसा पायस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा पायस जिसमें जल प्रक्षिप्त, जल क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, जल प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा तेल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं, जल प्रकार का पायस कहते हैं। तो परिभाषा आपको बनाना है, तो कैसे परिभाषा बन रहा है आप सभी विद्यार्थी बनाना सीख लीजिए। अब जल जो है क्या होगा, परिक्षिप्त प्रवस्था, और तेल जो क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, और इसे क्या कहेंगे, तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण या जैसे लिख लेंगे, जैसे क्या है अब इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे क्या है, मक्खन जो है क्या है, जल में जल प्रकार का पायस है, मक्खन है। कोल्ड जो है, कोल्ड क्रीम, ग्रीस, ये सब क्या हैं, तेल में जल प्रकार का क्या है, पायस है। तो समझ में आ गया होगा कि पायस क्या है, पायस के प्रकार क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे पायस का उपयोग कहाँ करते हैं, पायस का उपयोग क्या है। तो पायस का जो उपयोग है वह निम्न है, क्रमशः 1-2 करके आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहला जो इसका उपयोग है,
मतलब पायस का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो पहला लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो औषधियाँ, क्रीम, लोशन आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, तो विभिन्न प्रकार के जो औषधियाँ, क्रीम, लोशन आदि पायस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि औषधियाँ जो बनता है, क्रीम बनता है, लोशन बनता है, तो पायस का ही उपयोग होता है। तो दूसरा जो है, कपड़े साफ करने में पायस का उपयोग होता है। कपड़े साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पायस का उपयोग होता है। तीसरा जो है, मनुष्य के शरीर में होने वाली पाचन क्रिया भी पायस क्रिया के अनुप्रयोग का उदाहरण है। जो मनुष्य के शरीर में होने वाली जो पाचन क्रिया भी होता है, वह पायस क्रिया के क्या होता है, अनुप्रयोग का उदाहरण होता है। तो यह आपको 3 जो है पायस का उपयोग बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 3 उपयोग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको पायस का उपयोग याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पायस का गुण क्या होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे पायस का गुण। पायस का गुण क्या है, तो पायस का गुण भी जो है निम्न है। तो क्रमशः 1-2 करके आप लोग नोट करते चलिएगा। तो पायस का पहला गुण है कि पायस की वैद्युत चालकता कम होती हैं। जो पायस का जो वैद्युत चालकता होता है वह क्या होता है, कम होती हैं, तथा इनकी जो श्यानता होता है वह अधिक होती हैं। तो पायस का पहला गुण क्या है कि वैद्युत चालकता कम होती हैं और श्यानता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अब दूसरा गुण क्या है, पायस में उपस्थित पायसीकारक को नष्ट करने पर यह अपने अवयवों में टूट जाते हैं। जो पायस में जो उपस्थित पायसीकारक होते हैं को क्या करते हैं, नष्ट करने पर यह अपने अवयवों में टूट जाते हैं। मतलब 2 भागों में, 3 भागों में यह क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तीसरा जो है, किसी पायस को परिक्षेपण माध्यम मिलाकर तनु किया जाता है। मतलब जो कोई पायस है उसमें परिक्षेपण माध्यम को क्या करते हैं, मिला दिया जाता है और इसे क्या कर लिया जाता है, तनु किया जाता है। तो यह 3 जो है पायस का गुण आपको बताया गया। तो इस 3 पायस के गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको पायस का गुण याद हो जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है पायस के प्रकार, पायस के उपयोग और पायस का गुण, तो आज का जो वीडियो इतना ही रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत से विद्यार्थी यह कमेंट किए थे कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो सब्सक्राइब के बगल में जब घंटी का जो ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। तो ऑल वाले ऑप्शन को आप ओके कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।